हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है जी आप सबका। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव की। आपको ध्यान में होगा जी, कुछ दिन पहले आपने जब सुना कि मार्केट की दो सेगमेंट्स होती हैं। जब हमने बात की कि प्राइमरी सेगमेंट होता है मार्केट में और एक सेकेंडरी सेगमेंट होता है। ये बात हमने की कुछ दिन पहले। प्राइमरी इज बेसिकली आईपीओ, सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंजेस, याद है। तब वहाँ एक और बात भी लिखी गई थी कि भाई इसके अलावा और क्लासिफिकेशंस भी है मार्केट की, जिसमें कैश सेगमेंट की बात हुई थी। फिर वहाँ लिख के आया था डेरिवेटिव मार्केट, जिसको जो ट्रेडर लोग हैं वो एफ एंड ओ भी कहते हैं। आप में से भी जो कई बार लोग जो मार्केट में काम करते हैं, उन्होंने ये वर्ड सुना होगा, एफ एंड ओ। सुना होगा कि नहीं? एफ एंड ओ वर्ड जरूर सुना होगा आपने। पर कई बार परेशानी होती है थोड़ी कि भाई ये क्या होता है। तो आज हमारी बात इस पे होने वाली है। तो ये देखें जी, वो डेरिवेटिव मार्केट जिसकी मैं बात कर रहा था। अब उसने लिखा है डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग दो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होगी, ज्यादातर फ्यूचर और ऑप्शंस के थ्रू। अगर इतना सा पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आओ इसकी भी डिटेल में चलते हैं। पहले इस वर्ड को पकड़ते हैं, डेरिवेटिव। देखो, जब आप वर्ड डेरिवेटिव बोलते ही हो या सोचते हो इसके बारे में, तो इट रिप्रेजेंट समथिंग जो अपनी वैल्यू किसी दूसरे के बेस पे डिराइव कर रहा है। मतलब जो अपनी वैल्यू खींच रहा है, कहीं से डिराइव कर रहा है, उस चीज को हम डेरिवेटिव कह सकते हैं। थोड़ा पढ़ते हैं, फिर मैं इसके काफी एग्जांपल दूंगा। बड़ी डिटेल्ड में है वीडियो। कहते हैं, इन फाइनेंस डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ एन अंडरलाइंग एंटिटी। और ये अंडरलाइंग एंटिटी एसेट भी हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है, करेंसी भी हो सकता है। कहते हैं इसे आम तौर पे हम अंडरलाइंग ही कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव अपनी वैल्यू जिस चीज के बेस पे गेन करता है या बनाता है, जिस चीज के बेस पे अपनी वैल्यू, उसे अंडरलाइंग कहते हैं। ठीक है, पहले तो आपको ये समझना है। और थोड़ा सा और पढ़ते हैं। डेरिवेटिव कहता है जी, कई चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं, हेजिंग के लिए, स्पेकुलेशन के लिए। अब यहाँ से अगर पहले डेरिवेटिव क्लियर नहीं, तो आगे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लो छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज हमने ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कई बार सुना है। सपोज एक बंदा इंपोर्टर है, उसको पेमेंट करनी है यूएसए में, जिससे उसने गुड्स इंपोर्ट किए हैं, उस बंदे को यूएस में पेमेंट करनी है। आज नहीं करनी, आफ्टर 3 मंथ्स करनी है। तो उसको पे करने हैं $15,000। डेरिवेटिव समझ रहे हैं बेटा, ध्यान बनाए रखना अपना। $15,000 पे करने हैं। तो उसे आज की डेट में जो रेट मिल रहा है वो मिल रहा है $1। इसका असली रेट के साथ कुछ लेना देना नहीं होगा, जस्ट इमेजिनेशन है। 72.70 रुपी ये रेट मिल रहा है। इसे हम लोग कहते हैं स्पॉट रेट आज। और उसे पेमेंट आज नहीं करनी, कब करनी है सर? 3 महीने बाद। अब उसको एक डर खा रहा है अंदर से कि भाई 3 महीने में कहीं डॉलर और महंगा ना हो जाए, और उसको ये सौदा बहुत महंगा पड़ सकता है। मान लीजिए 3 महीने में डॉलर अगर 75 रुपये हो जाता है, 80 रुपये हो जाता है, तो उसको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में उसकी हेल्प करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स में प्रोडक्ट है जिसे हम फॉरवर्ड कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने लगे हैं। जैसे उसे आज पेमेंट नहीं करनी है, कितनी देर बाद करनी है? 3 महीने बाद। वो बैंक जाए और बैंक को कहे जी मुझे 3 मंथ फॉरवर्ड रेट दे दो आज ही। 3 मंथ फॉरवर्ड रेट दे दो डॉलर का। बैंक से एक प्रॉमिस करना आपने वहां जाके कि बैंक, मैं आपसे 3 महीने बाद $15,000 खरीदने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे थोड़ी शांति तब मिल पाएगी जी रेट के बारे में अभी वक्त, इसी वक्त आप बता देते, इसी वक्त। तो बैंक कहता है बेटा इतनी टेंशन ना ले, हम तेरे को 3 मंथ फॉरवर्ड में $1 दे देते हैं, 73.50। ठीक है, बैंक ने भी आज जो रेट मार्केट में आ रहा है उससे महंगा ही थोड़ा कोट किया है। ऐसे ही है भाई। शायद बैंक को भी लग रहा है कि उस वक्त तक तेजी और हो जाएगी डॉलर में, तो उसने भी रेट ऊपर ही दिया है। अब बहुत ध्यान से समझे, ये एक ही चीज है, डॉलर। इसके दो तरह के रेट हो गए। एक एक तो क्या हुआ, स्पॉट रेट, ये है स्पॉट रेट जिसपे आज ही आप खरीद सकते हो। एक 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। ये 3 मंथ फॉरवर्ड रेट इसी के साथ लिंक्ड है। ये डेरिवेटिव होता है, ये जो रेट है ना, ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है हमारा। समझते हैं अभी कि क्यों इसे डेरिवेटिव कहते हैं। हम बैंक गए, वहाँ हमने मैनेजर, कंसर्न बंदा जो था उससे बात की, उसने हमें दिखाया कि ये रेट आ रहे हैं हमारे सिस्टम पे, तो इस रेट पे सौदा हो सकता है आपका।
हमने कहा जी हम कोई बात नहीं, कल तक परसों तक सोच के बताते हैं कि हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है कि नहीं। इस बीच क्या हुआ, से आफ्टर 3 days $1 स्पॉट मार्केट में, क्योंकि डॉलर भी बहुत एक्टिवली ट्रेड होता है बेटा, डॉलर में भी हम जो आज सीखेंगे वो सब डॉलर पे भी कर सकते हैं। $1 स्पॉट मार्केट में 73.10 का वैसे ही हो गया। ये देखिए, पहले स्पॉट रेट ये चल रहा था, 3 दिन आपने सोचने में लगा दिए। अब आप बैंक को कह रहे हैं कि हमें 3 month फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट साइन करना है $1 का। अब सर बैंक की स्क्रीन पे ये रेट बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, ये अपनी वैल्यू इससे निकलवाता है। अगर स्पॉट पे मार्केट बढ़ रही है, अगर स्पॉट पे चीज महंगी हो रही है, तो नॉर्मली उसके फॉरवर्ड पे भी चीज महंगी ही होगी। देख रहे हो, ये अपनी वैल्यू इससे डिराइव करने वाला, ये 3 month का फॉरवर्ड रेट अपनी वैल्यू यहां से डिराइव कर रहा है। बैंक वाले कहते हैं सर आपने सोचने में काफी टाइम ले लिया, अभी सिस्टम पे जो रेट आ रहा है वो ये आ रहा है, अब ज्यादा सोचोगे तो कल शायद रेट और चेंज हो जाए। तो ऐसे बेटा देखो, ये चीज जो होती है वो डेरिवेटिव होती है। अब इस चीज में ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला जो आप देख रहे हो फॉरवर्ड, ये इसका अंडरलाइंग एसेट है। मतलब डॉलर की कीमत जो स्पॉट मार्केट में चेंज होएगी, उसका सीधा सीधा असर उसके अगले 3 महीने के रेट पे भी होगा यार, सिंपल बात है। मतलब अगर चीज रेडी, जहां मतलब कि कह लो स्पॉट मार्केट है, रेडी मार्केट है, जहां एकदम से ही सेटलमेंट हो सकती है, वहां महंगी हो जाए, तो उसके 3 महीने के प्रॉमिस वाले रेट भी तो महंगे ही होंगे ना। इस चीज को डेरिवेटिव कहते हैं, और ये इसका अंडरलाइंग होता है। अब ये सिर्फ डॉलर में थोड़ा ना, ये तो गोल्ड में भी है। गोल्ड स्पॉट रेट पे भी मिल रहा होता है, गोल्ड 3 month फ्यूचर में भी मिल जाता है। तो ऐसी कुछ डिस्कशन डेरिवेटिव्स में हमने करनी है, तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। मैंने एक एग्जांपल इसलिए दिया कि भाई बच्चे ना नए हैं, उनको पता है नहीं कि चीज़ क्या है, तो फिर वो ज़्यादा कई बार हैंग हो जाता है। अब थोड़ा सा समझ आ गया कि एक स्पॉट मार्केट होएगी, एक उसी चीज़ की फॉरवर्ड मार्केट होएगी, और वो फॉरवर्ड मार्केट वाले इंस्ट्रूमेंट को हम नॉर्मली डेरिवेटिव कहेंगे। अब ये किस पर्पस के लिए बने डेरिवेटिव बेटा, ये एडवांस बातें, नो डाउट इस सीरीज में तुम्हें सारी बातें क्लियर करानी है, पहले ही कहा हुआ है, पर अभी नहीं। अभी तो मैंने आपको कॉमन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाना है आज। कहता है 3 कॉमन फॉर्म होते हैं डेरिवेटिव के, एक होता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड से ही बने फिर फ्यूचर्स। ये शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया भी जा सकता है, बर्बाद भी किया जा सकता है। देन देयर इज ऑप्शंस, ये दो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड होने वाली चीज़ें हैं मार्केट में, पर इनको सही समझने के लिए शुरुआत यहाँ से करनी होगी, नहीं तो एक सट्टेबाज वाली भाषा यूज़ करेंगे, ये फ्यूचर लॉन्ग कर दे, फ्यूचर शॉर्ट कर दे। एग्जैक्टली फ्यूचर है क्या वो भी तो समझो कभी। ठीक है, आओ जी सर, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड से बात शुरू होती है, दो दो भाई यहाँ एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं। अब मैं अपने इस एग्जाम्पल को ही बेंचमार्क मानूंगा। हमारा ये इंपोर्टर था एक तरफ, दूसरी तरफ थे हमारे बैंक। इंपोर्टर ने प्रॉमिस कर लिया कि भाई वो बाय करेगा 3 महीने बाद बैंक से $15,000। अब इंपोर्टर कह रहा है जी मैं और वेट नहीं कर रहा, मैं ये रेट पे हाँ कर दी है, भाई आप मुझे ये रेट पे दे देना, ये इंपोर्टर ने प्रॉमिस किया। बैंक ने प्रॉमिस किया है कि भाई बैंक इसको ये चीज सेल करेगा। तो ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट है, ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट है, जिसमें हमने एक जो डॉलर करेंसी है उसकी खरीद बेच देखी, एक तरफ एक पार्टी बायर है, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी है सेलर। एक रेट उसमें फिक्स कर लिया गया है, क्वांटिटी उसमें फिक्स कर ली गई, इसे फॉरवर्ड एग्रीमेंट कहते हैं। और मैंने अभी आपको दिखाया कि जो ये रेट इस वक्त इनमें फिक्स हो गया, अगर ये थोड़ा टाइम ले लें और, तो ये रेट बढ़ भी जाता है। देखा था ना आपने कि जो स्पॉट रेट पे चीज महंगी हो गई, तो 3 महीने का जो वादा होगा वो भी बड़े रेट पे होगा। अब इसके बारे में पढ़ो अच्छे से। कहता है इन फॉरवर्ड मार्केट बायर एंड सेलर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज गुड्स फॉर कैश। मैंने यहाँ एग्जांपल में करेंसी रखी हुई है, अगर आप यहाँ गोल्ड लिख दें या एनी अदर एग्री कॉमोडिटी लिख दें तो गुड्स वाली बात भी ठीक है। एक्सचेंज हैपन्स एट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑन ए स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, जैसे ये देखें, स्पेसिफिक प्राइस इज दिस, स्पेसिफिक फ्यूचर डेट जो है वो 3 महीने बाद है। सारी चीजें यहाँ आ रही हैं। प्राइस ऑफ गुड्स इज फिक्स्ड बाय बोथ पार्टी ऑन द डे दे एंटर इनटू एग्रीमेंट। मतलब जो प्राइस है वो इनकी अपनी म्यूचुअल कंसेंट से है, कोई दबाव नहीं है कि बायर ने इस रेट पे खरीदना ही है, कोई दबाव नहीं है कि सेलर ने इस रेट पे बेचना है, ये आपकी अपनी म्यूचुअल कंसेंट है प्राइस में।
Similarly, date and the time of goods to be delivered is also fixed. किस दिन करेंसी खरीदनी है, किस दिन डिलीवरी दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे बदले में, सोना खरीदना है, कॉमोडिटी खरीदनी है, वो सब भी फिक्स रहता है. द एग्रीमेंट हैपन फेस टू फेस, जो आजकल वैसे हो नहीं पा रहा. फेस टू फेस, ये देखे ना बेटा, अब ये फेस टू फेस ही हमने ऊपर दिखाए हैं, बस फेस थोड़े से उड़ा दिए इनके. एग्रीमेंट फेस टू फेस हो रहा, आमने सामने दोनों. ठीक है जी. यहाँ पे भी हम बैंक गए, मैनेजर से बात की, रेट उसने बताया कि हमारे सिस्टम में आ रहा है, उसको सारा समझ के आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया. बोले आप आमने सामने, कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है यहाँ. दिस इज कॉल्ड ओवर द काउंटर या ओटीसी एग्रीमेंट. इसको ओटीसी मार्केट भी कहा जाता है. कि कई बार स्टॉक मार्केट में कई बार आप ये वर्ड सुनेंगे कि ओटीसी मोड में डील हुई है. ओटीसी मोड मतलब फेस टू फेस, आमने सामने, एक्सचेंज पे नहीं, टर्मिनल पे नहीं. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ओनली इन ओटीसी. या तो फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ओटीसी मोड में ही ट्रेड होते हैं, जहां इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन वन टू वन बेसिस पे नेगोशिएशन करते हैं. तो मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाले तो फिर शेयर मार्केट में नहीं होते होंगे सर. सर पर यहीं से ही फ्यूचर पैदा हुआ है. जिसको फॉरवर्ड समझ आ गया, समझो उसको फ्यूचर भी समझ आया है ना. तो फॉरवर्ड में क्या देख पा रहे हो कि एक चीज है जिसको खरीदने का, एक तरफ से खरीद, दूसरी तरफ से बेचने का एग्रीमेंट हो जाता है, डेट फिक्स कर दी जाती है, रेट फिक्स कर दिया जाता है. सेटलमेंट बाद में होगी, सेटलमेंट बाद में होगी. देन सेटलमेंट कैसे कैसे हो सकती है. अब जे कोई बंदा ये सोच रहा हो कि सर आगे इसका थोड़ा मतलब कि पर्पस भी समझाते और थोड़ी क्लैरिटी देते सेटलमेंट में जाने से पहले. सर इस एग्रीमेंट में समझ लो बहुत आसान है. अब मान लीजिए 3 महीने बीत गए. अब हमारा इंपोर्टर है, उसे अपनी $15,000 की पेमेंट करनी है, उसकी चिंता उसे सता रही है. 3 महीने बाद मार्केट में भी एक रेट होगा ना डॉलर का, स्पॉट रेट. 3 महीने बाद का स्पॉट रेट, मान लो $1 इज इक्वल टू 76. तो इंपोर्टर कहेगा भाई बहुत अच्छा किया, मैंने तो $1 73.9 पे बुक कर रखा था, मैं तो बैंक से जाके बाय कर लेता हूँ. और बैंक को इसे इस रेट पे सेल करना ही पड़ेगा, नो डाउट. तो यहाँ से आपको एक डेरिवेटिव का एक जो फंक्शन वहाँ लिखा गया था, हेजिंग, वो शायद दिख रहा हो. अगर इंपोर्टर इस एग्रीमेंट में ना एंटर करता तो आज वो ये डॉलर मार्केट से इतने का उठाता, आज वो ये डॉलर मार्केट से 76 का लेता. और यही डॉलर एग्रीमेंट में एंटर होने के कारण 76 के बजाय इतने का मिल गया. तो इसने तो अपना नुकसान बचा लिया, पर बैंक को बेचारे को नुकसान एक तरह से हो रहा, क्योंकि बैंक को इस रेट पे डॉलर सेल करना पड़ना. अगर ये डॉलर ना इसके पास बुक किए होते तो किसी को भी आज मार्केट में 76 का बेच लेता. बिल्कुल बेटा, फॉरवर्ड जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, बायर और सेलर में से एक का फायदा है, दूसरे का नुकसान होना ही होना. बैंक की सोच उस वक्त ये रही होती है कि रेट इससे ऊपर नहीं जाएगा, तभी वो इस रेट पे बेचने के लिए मान गया है. उसका भी एग्जांपल ले लो. से आफ्टर 3 मंथ्स, से आफ्टर 3 मंथ्स द रेट इज, मार्केट का रेट, मार्केट का रेट, फॉरवर्ड रेट तो पहले ही सील हो गया 72. नाउ इंपोर्टर को अपना प्रॉमिस पूरा करना ही होगा. $15,000 उसे अभी भी, चाहे मार्केट में इस रेट पे मिल रहे हैं, उसे बैंक से 73.9 पे खरीदनी होंगे. तो सिनेरियो 1 में हमने दिखाया कि इंपोर्टर का एक तरह से कुछ फायदा हो रहा था, क्योंकि रेट बढ़ गए थे, रेट सील करने का उसे एक फायदा हो रहा था. सिनेरियो 2 में आपने देखा नुकसान भी हो रहा है इंपोर्टर का, कि अगर वो ओपन पोजीशन में रहता तो बड़े आसानी से मार्केट से 72 का खरीद लेता. तो भाई ये नहीं है कि दोनों के लिए फायदा है, फायदा एक का ही होना. तो ये थोड़ी सी बातें आपको समझ आई हैं. इस तरीके से हम फॉरवर्ड में एंटर करते हैं, सॉर्ट ऑफ हेजिंग करते हैं. ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं. अब वो कह रहे हैं कि इसकी सेटलमेंट 3 महीने बाद कैसे करनी है. सर देखिए, दो तरह के तरीके दिए गए आपको सेटलमेंट करने के. वन इज फिजिकल सेटलमेंट. फिजिकल सेटलमेंट में तो ये होगा कि आप एज ए इंपोर्टर $15,000 खरीदना चाहते हो, इंटू 73.9, इतने रुपए बैंक को दे दो. आप इंपोर्टर हो, आप इंपोर्टर हो, आप ये पेमेंट कर दो. किसको भी, बैंक को. और बैंक आपको डॉलर दे देगा, कितने भी, 15,000. बाकी इस एग्जाम्पल को आप अगर डॉलर के अलावा और चीज़ों पे ले लें तो वो भी सही है. जैसे कोई मान लो ज्वेलर है, अब उसको अपनी ज्वेलरी तैयार करने के लिए, ऑर्नामेंट्स तैयार करने के लिए गोल्ड चाहिए होता है. तो उसने गोल्ड का फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट ले लिया किसी के साथ.
उसने रेट फिक्स कर लिया कि फॉर जैसे वो कहते हैं ना 1 तोले का भाव होता है या 10 ग्राम का, रेट फिक्स कर लिया 38,000 पर तोला। 3 महीने बाद मार्केट में रेट कुछ भी हो, वो 38,000 रुपये दे और बदले में सोना ले ले। ये तो होगी फिजिकल सेटलमेंट कि तुम इधर पैसे दे दो, बैंक तुम्हें करेंसी दे देगा जो तुमने बुक की। तुम पैसे दे दो, दूसरा बंदा तुम्हें गोल्ड दे देगा। फिजिकल सेटलमेंट होती है, कई चीजों में होती है, पर जो आपने एक्सचेंजेस में देखना है वहां दूसरे वाली सेटलमेंट ज्यादा होगी। कौन से वाली? कैश सेटलमेंट। इसमें लिखा है कि कोई एक्चुअल डिलीवरी या रिसीट ऑफ एसेट नहीं होगा, बायर और सेलर बस डिफरेंस से ही काम चला लेंगे। अब बंदा कहता है सर वो फिर कैसे, मतलब? सर वो भी बता देते हैं। अब ये देखें, आपने $15,000 का रेट बुक किया होगा। किस रेट पे? 73.9। 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद बाजार में स्पॉट रेट पे डॉलर मिल रहा है 75 पे। आप इंपोर्टर, आप ये चाहते हो कि भाई बैंक जो है आपसे इतनी माया ले ले, ये मल्टीप्लाई करके, और ये डॉलर आपको दे दे। बैंक वाले कह रहे हैं कि बेटा देखो ऐसे क्या करोगे, इतने पैसे कहाँ लेके आओगे, पैसा कब और कहाँ पहुंचाना है ये हम तुम्हें नहीं बताएंगे। समझे कि नहीं? हम एक और तरीका निकालते हैं ना सेटलमेंट करने का। तूने 73.90 पे मेरे से खरीदना था, मार्केट में कितने का है? 75 का। मैं तेरे को जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी वो दे देता हूँ। सेंस समझो, पहले सेंस समझो। मैं बैंक से 73.90 पे खरीद के, यही मुझे अच्छा लगने वाला कि मार्केट में चीज 75 की थी, मुझे 73.9 पे मिल गई। तो मार्केट में कितना ऊपर गया? 75 -10। बैंक कहेगा कि बेटा हम तुम्हें 1 रुपये 10 पैसे पर डॉलर दे देते हैं और बात खत्म करते हैं। और अगर तुम्हें डॉलर खरीदने ही है तुम मार्केट में से खरीद लो। अब इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इंपोर्टर को तो पेमेंट करनी है, वो मार्केट में से $1 खरीदेगा 75 का, बैंक वालों से उसे डिफरेंस रिसीव हो गया। जो $1 के पीछे डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस आया भाई? सर ये 1.1। तो उस बेचारे की जो नेट कॉस्ट है वो तो वहीं आ गई। ऐसे भी तो सेटलमेंट की जा सकती है। ये वो पे कर रहा है मार्केट को, ये डिफरेंस वो रिसीव कर रहा है। अब आओ पीछे। सर इसमें इंपोर्टर ने डॉलर को लॉन्ग किया था, लॉन्ग ने बाय किया था, इसको खरीदना था, और प्राइस बढ़ गए हैं तो उसको प्रॉफिट भी तो होना था। हमने तो मार्केट में ऐसे ही यूज करना है ना थोड़ी देर बाद इसको। ये हमने डॉलर खरीद रखा था, हमने खरीद रखा था 73.9 पे। अब वो कितने का हो गया? 75 का। ऊपर गया है तो फायदा, तो मेरे पर डिफरेंस आएगा। नीचे जाएगा तो नुकसान भी। नुकसान का भी एग्जाम्पल लो, क्योंकि इसमें फाउंडेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। अगर आपको फॉरवर्ड समझ में आएगा तो फ्यूचर तो सर कुछ बात ही नहीं है ना, मैं सच बता रहा हूँ। अब एक सिनेरियो और ले लो। इंपोर्टर ने $15,000 73.9 पे बाय करने हैं। बैंक को ऐसा उसने कह दिया कि मैं कमिटेड हूँ, मैं बाय करूंगा इस रेट पे। और बाई चांस बाद में जो रेट है, बाद में जो 3 महीने बाद रेट है, वो सर $1 तो 70 रुपए का हो गया। ओहो। तो ऐसे में क्या होगा? या तो इंपोर्टर ये जाके इतने पैसे दे दे और वहां से डॉलर ले ले, ठीक है। पर अगर इतना नहीं करना चाहते तो प्राइस डिफरेंस से कैश सेटलमेंट कर लें। क्या करना है? आप बैंक को कहो एज ए इंपोर्टर, बैंक मैं फिजिकल सेटलमेंट नहीं चाहता, आप अपने $15,000 जो मेरे लिए इकट्ठे किए भी हैं मार्केट में इस रेट पे बेच लो। बैंक कहेगा बेटा फिर आपसे तो बात 73.9 की हुई है, मार्केट तो 70 रुपए दे रही है। तो बेटा बैंक सुनो, तुम्हें बाकी का डिफरेंस मैं दूंगा, क्योंकि मैं हार गया, मैंने बाय किया था, अब आ गया नीचे, नुकसान मेरे को भुगतना पड़ेगा। तो इंपोर्टर पे करेगा बैंक को $3.90 पर डॉलर के लिए। बैंक वालों के देखो बेटा 70 रुपए में डॉलर मार्केट में बेच लें, बाकी डिफरेंस तो आ ही गया। देख रहे हैं भाई, ये चीज है। तो इट इज बेसिकली लाइक इस एग्जांपल में इंपोर्टर ने उसे लॉन्ग कर रखा था, वो बढ़ रहा था तो उसका फायदा हो रहा था सेटलमेंट करते वक्त, और जब नीचे गया तो भाई भाई का नुकसान भी हुआ। तो ये है जी हमारी फॉरवर्ड की एक्सप्लेनेशन फिजिकल और कैश सेटलमेंट की। अब फॉरवर्ड मार्केट में जो रिस्क इन्वॉल्व है उस पर ध्यान दें। सर सबसे बड़ा है डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क क्या है कि ऐसी सिचुएशन में
जहां इंपोर्टर को दिख रहा है कि मैंने 73.9 पे बुक कर लिया और मार्केट में 70 का है, वो डिफॉल्ट कर दे कमिटमेंट से, ना ही बैंक के पास फिजिकल सेटलमेंट के लिए आए, ना ही कैश सेटलमेंट के लिए, मतलब वो मुकर जाए एक तरह से। और वो कहे जी मैं तो मार्केट से डॉलर खरीद के पेमेंट करने लगा, मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ। जो एग्जांपल मैंने लिया हुआ, क्योंकि हम एसएफएम में भी इसे बहुत पढ़ाते हैं, करेंसी में ऐसा करना आसान नहीं है। पर जब बाकी रॉ मटेरियल्स की बात करें, बाकी रॉ मटेरियल्स जो फॉरवर्ड बेसिस पे ऐसे बुक किए जाएं, एक सप्लायर को आप कह दो कि 3 महीने बाद आप मटेरियल लोगे इस रेट पे, और अहम जब दिन आया उस दिन आपको मटेरियल मार्केट में ही सस्ता मिल रहा है और आप कह रहे हैं जी मैं तो भूल गया जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। फिर मटेरियल बहुत महंगा हो गया, सप्लायर कहे जी बेटा मैंने कुछ नहीं कहा था कि मैं आपको बेचूंगा। ऐसा हो जाता है। तो इसे कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क, मतलब बायर या सेलर में से किसी एक का मुकर जाना, अपनी कमिटमेंट को पूरा ना करना, ये फॉरवर्ड में इनहिल्ट इनबिल्ट है, मतलब ये चीज उसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ धोखा हो सकता है जब आप फायदे में हो और दूसरी पार्टी मुकर गई। रेगुलेटरी रिस्क, फॉरवर्ड एग्रीमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए फॉरेन करेंसीज में तो चलो फिर भी है थोड़ा बहुत, बाकी रॉ मटेरियल्स वगैरह में कोई खास रूल्स रेगुलेशन है नहीं है। उसमें बस फिर आप घूमते रहेंगे कि हाँ जी इन्होंने एग्रीमेंट किया था ये वो। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई बीच में कोई मिडल मैन नहीं है जिसने इस एग्रीमेंट को देखा हो। अगर यही एग्रीमेंट एक्सचेंज के थ्रू होता, यही एग्रीमेंट एक्सचेंज के थ्रू होता, तो नेचुरल है सिचुएशन शायद कुछ और होती। समझ रहे हैं कि नहीं? यही एग्रीमेंट एक्सचेंज के थ्रू होता तो कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसा रहता और सिचुएशन कुछ और बनती। समझ पा रहे हैं? तो ये दो जो रिस्क हैं ये फॉरवर्ड में छुपे हुए हैं। इनको अब दूर करने के लिए, जैसे वो कहते हैं जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैव फ्यू डिसएडवांटेजेस एंड हेंस forward contract have few disadvantages and hence future contract were designed to reduce the risk of the forward agreement। कहता फॉरवर्ड एग्रीमेंट्स का रिस्क कम करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का जन्म हुआ। मतलब फॉरवर्ड में थोड़ा सा आपने देखा कि रिस्की है मामला, तो वहां से आए हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो हमने शेयर मार्केट में देखने हैं। समरी ऑफ फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड एक तरह से बेसिक फाउंडेशन है फ्यूचर का। फॉरवर्ड एक ओटीसी डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव क्यों है वो मैंने आपको 2 बार दिखाया कि अगर स्पॉट रेट में चीज महंगी होगी तो फॉरवर्ड रेट भी महंगा हो जाएगा। तो भैया अगर ये समझ नहीं ना आता तो सब्जी वाले के एग्जांपल से भी समझाते हैं कई बार हम। जैसे मान लो अब लोकल आपका वेंडर है, रोज आता है आपको सब्जी दे के जाता है, तो आपके ना घर में कोई फंक्शन है, एग्जाम्पल ले लो यार किसी चीज, आलू पे ले लो एग्जाम्पल। मान लो जो पोटैटो है 1 kg का रेट चल रहा मान लो 15 रुपए, ऐसा कह लेते हैं। तो आपके ना घर पे फंक्शन 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद है, 2 हफ्ते रहते हैं अभी। आपको उसमें कैटरर ने कहा जी 50 किलो आपको आलू चाहिए होंगे। आपने आज बात की उससे कि भाई भैया 50 किलो चाहिए होंगे, आप ही ला देना, होलसेल मार्केट क्या जाना है। उसने कहा हाँ मैं ला दूंगा। आपने कहा क्या रेट लगाओगे? उसने आपको कहा कि मैं आपको दे दूंगा 16 रुपए किलो, क्योंकि आज भी रेट बड़ा जैसे वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल से माल मिला, वो सारा कुछ बात हो गई। पर कंफर्म नहीं किया आपने आज। ये था स्पॉट रेट आलू का बेटा। ये 2 वीक का फॉरवर्ड रेट बन रहा है यहाँ। आज भैया ये कह रहे हैं, कोट कर रहे हैं वो, पर आपने एग्रीमेंट पक्का नहीं किया आज। आपने अगले दिन कहा भैया फिर ठीक है आप वो लिख लो कहीं पे, या जैसे भी आप याद रखना लेके आने इस तारीख को, तो 16 रुपए किलो के हिसाब से 50 किलो आलू दे देना। अगर नहीं भाई नहीं 16 रुपए नहीं, आज तो मंडी में माल ही नहीं आया, आज तो हम रिटेल में 20 रुपए बेच रहे हैं। अब अगर रेट बुक करना है तो मैं आपको इसी रेट पे दे दूंगा, या मेरे को तो लग रहा है आगे भी माल नहीं आना तो मैं तो 22 रुपए पे दूंगा। ये देखो बेटा, स्पॉट मार्केट में रेट चेंज हुआ तो डेरिवेटिव ने अपना चाल अपने आप बदल लिया, क्योंकि ये यहीं से अपनी वैल्यू निकालता है। आज जो मार्केट में रेट चल रहा है उसी के बेस पे आगे के एग्रीमेंट हो सकते हैं। अगर मार्केट में तेजी आएगी तो फॉरवर्ड रेट में भी तेजी आ जाएगी। इसलिए जे एंटर करना हो तो जल्दी से एग्रीमेंट कर लो। और सुनते जाओ। कहता फॉरवर्ड जो है वो ओटीसी डेरिवेटिव है, ये स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड नहीं होता। ठीक है बात, स्टॉक एक्सचेंजेस में इसकी कोई बात नहीं होती। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर प्राइवेट एग्रीमेंट whose terms vary from one contract to other।
मतलब इसकी टर्म एक कॉन्ट्रैक्ट से लेके दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में वेरी कर सकते हैं कि बिटवीन द टू पार्टीज है। ए और बी ने एक रेट किया, सी और डी कोई और रेट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फॉरवर्ड, ए और बी ने जैसे 1 मंथ फॉरवर्ड किया, सी और डी 2 मंथ्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। कहता है इसका जो ढांचा है वो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप समझ गए हैं। इन ए फॉरवर्ड एग्रीमेंट पार्टी एग्रीइंग टू बाय द एसेट इज द बायर ऑफ द फॉरवर्ड, और इन ए फॉरवर्ड एग्रीमेंट जो सेल करने वाली पार्टी है वो सेलर ऑफ द एग्रीमेंट है। वेरिएशन इन प्राइस वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन बोथ बायर एंड द सेलर ऑफ फॉरवर्ड, जो कि हमने देखा ही, जब प्राइस वेरी करेगा उसका इफेक्ट दोनों पे आएगा ही आएगा। सेटलमेंट्स टेक्स प्लेस इन टू वेज, वन इज फिजिकल सेटलमेंट, हैंड ओवर दी एसेट्स और उस पर बदले में पैसे ले लो। दूसरा है कैश सेटलमेंट जो प्राइस डिफरेंस से होगी। रिस्क ऑफ द फॉरवर्ड इज रिड्यूस्ड बाय अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया अब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसके हम समझो बिल्कुल नजदीक हैं। जो आपने कमियां देखी फॉरवर्ड में वो इसने दूर कर देनी है। तो आप ये तो समझ ही गए कि अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए, जैसे आप मैन्युफैक्चरर हैं तो रॉ मटेरियल का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आप कोई इंपोर्टर हैं तो करेंसी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और ऐसे ही फिर बेटा द्वार खुल जाते हैं स्पेकुलेटर्स के भी, वो भी इसमें आ जाते हैं। अब जिसमें इतने लोग अट्रैक्ट होते हैं और उसको आपने ऐसे लूज छोड़ दिया कि कोई रूल रेगुलेशन है नहीं। काउंटर पार्टी रिस्क, मतलब ए ने प्रॉमिस निभाना है, बी कह रहा है मैंने नहीं निभाना। जब बी को नुकसान हो रहा है तो वो कह रहा है उसने नहीं निभाना। अब ए को नुकसान होने लग गया, वो कह रहा है मैंने भी नहीं निभाना अगली बार। ऐसे तो फिर लड़ाइयाँ होंगी। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फ्यूचर्स आए, तो नो डाउट उसको हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है जी। अभी आपके लिए एंड करते करते इस वीडियो का एक इंटरेस्टिंग सा डाटा है। जैसे रोज मैं थोड़ा थोड़ा आपके सामने कुछ ना कुछ लाता रहता हूँ कि भैया आपका शेयर मार्केट में थोड़ा ध्यान जाए और आप देखें चीज़ों को। ये मैंने हिस्टोरिकल डाटा निकाला बजाज फाइनेंस का। मैं क्या बच्चों को दिखाएं कि मार्केट किस तरह की रिटर्न दे देती है। 1 जनवरी से लेके 2008 है ये, तो 2008 भी एक थोड़ा बुरा साल है मार्केट के लिए, और 2020 की 31 जनवरी तक। सर इस पीरियड के अंदर, ये लास्ट के कुछ दिनों का डाटा, इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इस शेयर का जो हाई प्राइस है वो 4485 है, 4485। लो ये है 31 जनवरी के बाद। वैसे बजाज फाइनेंस और ऊपर चला गया था, पर ये ध्यान रख लेना मैं 31 जनवरी तक की बात कर रहा हूँ। और इसने निवेशकों को इतने परसेंट रिटर्न दिए, 10,231.05%। बेटा कैन यू इमेजिन? रिटर्न देखें बेटा, रिटर्न रिटर्न देखें, 10,000% से भी ऊपर। मतलब ऐसी ऐसी रिटर्न हमारी शेयर मार्केट ऑफर करती है। मतलब दिस बेसिकली कवर्स 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक जो किसी का पीरियड ऑफ होल्डिंग इसमें रहा हो। तो इतनी चेंज आ गई इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में, ऐसा वो बोल रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा मार्केट कैप बदली। ऐसे ही भाई आप एक और डाटा भी देख सकते हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि 135.55 का पीरियड लो था और 33,480 पीरियड हाई है। ये आइशर मोटर का डाटा है सेम पीरियड का। ये देखो यार, 135 रुपए पे जो चीज़ रही इन 12 सालों में तकरीबन 33,000 कुछ की भी होगी, कि मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कि भाई अब 135 की कोई कोई चीज़ खरीदता 270 की हो जाए, वैसे तो वही पागल हो जाता अगर जल्दी हो जाए तो। कोई लिमिट ही नहीं है, 33,000 क्रॉस हो गया भाई। और जो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में चेंज आया है इस कंपनी की, वो 4848.61%। ये इतनी इतनी मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज हुई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ शेयर इनटू द मार्केट प्राइस। तो 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2020। 1 जनवरी कौन सी? 2008 की। 1 जनवरी 2008 की, 31 जनवरी 2020 की, तकरीबन तकरीबन हमारे पास यहाँ 12 साल के करीब का डाटा है। देख रहे हैं कि नहीं? तो भैया अक्ल से, दिमाग से अगर मार्केट में काम करोगे तो आप अच्छा पैसा पूसा इसमें कमा सकते हो। ये 12-13 साल का जो पीरियड है उसके अंदर आपने देखा ही है कि कितनी ज़बरदस्त रिटर्न इन चीज़ों में आई है। ठीक है जी बेटा, बाकी फिर अगली वीडियो में इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अभी कमेंट्स करते रहें, लाइक करते रहें वीडियोस को। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके जी।